गुड आफ्टरनून क्लास 12th। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अपना चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन चल रहा है और लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। लास्ट इसका पार्ट आज अपन करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेचुरल सी बात है हेलो एरिन की है ना। हेलो एल्केन पे तो होंगी नहीं, बेंजीन रिंग होगी तभी जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम अगर हेलो एरिन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें यानी रेजोनेंस देखें तो देखिए हेलोजन के ऊपर आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो यहाँ पे वो कार्बन इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेगा और ये वाले बॉन्ड इधर बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर बाद में हेलोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इधर या इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ अंदर की तरफ शिफ्ट होएंगे और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे बाहर कार्बन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन आए जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड बाहर आएगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये वाली पोजीशन आ जाएगी। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ अंदर जाएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये वापस हेलोजन के ऊपर जाएगा और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पहली वाली कंडीशन आ जाएगी वापस से। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं सॉरी, क्योंकि हेलोजन 3 लोन पर रख सकता है तो 2 ऑलरेडी हैं, एक और ले लेगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जा रही है। ठीक है, ये देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जाती और पैरा पे जा रही है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये शो हो रहा है कि हेलो एरिन आर द ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिव, यानी कि यहाँ पर कभी भी कोई नया इलेक्ट्रोफाइल आकर के जो अटैक करेगा वो हमेशा कहाँ करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करेगा। और आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट होगा और दूसरा पैरा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आ रही है ज़्यादा? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पे आ रही है, मेटा पे नहीं आ रही। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। और मान लीजिए अगर आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ इस केस में तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे। ठीक है, पर अपने को वो नहीं पढ़ना है अभी, अपने को सिर्फ यही पढ़ना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे आ रही है, तो इस वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑर्थो पैरा पे हो रही है। तो यहाँ पे जो भी अपन कहें कि अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही होगा। इस पे इन 2 पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है। एक बार अपन रीड कर लेते हैं। हेलो एरिन्स अंडरगो यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग सच एज हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 4 रिएक्शंस आती हैं। पहली आती है हेलोजिनेशन, दूसरी आती है नाइट्रेशन, थर्ड आती है सल्फोनेशन और फोर्थ होती है फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी 2 टाइप की होती है, एक तो फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होती है फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अभी अपन करेंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हेलोजन एटम बिसाइड बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मैंने अभी आपको कहा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। देयरफॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन एटम, यानी हेलोजन के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, हम बेंजीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम हेलो एरिन की बात कर रहे हैं कि इट इज़ ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन एटम, क्योंकि ये जो एक हेलोजन एटम लगा है इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों मेटा पोजीशन है और ये सामने वाली एग्जैक्ट सामने वाली क्या है? पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो एक ऑलरेडी हेलोजन लगा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव influence of halogen atom can be easily understood if we consider the resonating structure of benzene as shown. ठीक है, due to the resonance the electron density increase more at ortho and para position than at meta. ठीक है, मैंने अभी आपको बोला ही था ऑर्थो और पैरा पे मेटा के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। फर्दर हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट हैज़ सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। एज a result the ring gets somewhat deactivated as compared to benzene, and hence the electrophilic substitution reaction in haloarenes occur slowly and require more drastic condition as compared to these in benzene. देखिए यहाँ पर नो डाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे गई और उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो गया, यानी कि कोई भी नई स्पीसीज आएगी जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, चाहे हम हेलोजिनेशन करें या नाइट्रेशन करें या सल्फोनेशन करें या फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन करें, तो जो भी नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ आकर के जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा।
लेकिन फिर भी ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट नहीं होती हैं। उसका रीज़न क्या है कि हेलोजन जो है उसका एक माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से नो डाउट रेजोनेंस की वजह से तो ये देखिए हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के अंदर डोनेट कर रहा है, लेकिन माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है, माइनस आई इफेक्ट, उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ले लेता है वापस, है ना। हेलोजन क्या करेगा, खींचेगा, यानी कि हेलोजन यहाँ पे डोनेटिंग तो है, लेकिन साथ साथ क्या है, एक तरीके से विड्रॉविंग ग्रुप की तरह भी ये बिहेव करता है। और विड्रॉल जो है वो कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल द्वारा होता तो है, लेकिन जो है उतना ज़्यादा फास्ट या उतना ईजी नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, यानी कि थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा कैटलिस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है अपने हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन में देखिए क्लोरोबेंजीन, उसके ऊपर हमने Cl2 का अटैक कराया, एनहाइड्रस FeCl3। देखिए इसका मैकेनिज्म आपके कोर्स में अभी यहाँ पर नहीं है, आगे है। मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना। सेकंड, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग के ऊपर। और थर्ड है रिमूवल ऑफ H+ आयन, यानी प्रोटॉन का रिमूवल हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, जो हमने कहा कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि ये जो Cl2 है ये FeCl3 के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, Cl+, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है, और ये FeCl3 कन्वर्ट हो जाता है FeCl4- में, और जो Cl+ है वो यहाँ अटैक करेगा और जुड़ जाता है। उसके बाद रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज होता है सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अब जैसे यहाँ जुड़ेगा Cl, तो एक Cl लगा होगा और एक तरफ H लगा होगा, क्योंकि हर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन भी है यहाँ, और वो H निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। Cl तो लगा रहेगा, H निकल जाता है, और वो H FeCl4 जो माइनस था उसके साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, वापस FeCl3 बना देता है और HCl बना देता है। तो ये जो FeCl3 या AlCl3 यहाँ ले सकते हैं हम एनहाइड्रस, ये वापस एज इट इज़, ये एज ए कैटलिस्ट है, ये जितना रिएक्शन में यूज़ होता है उतना आपको वापस एज इट इज़ मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा रहा है, इसका काम सिर्फ इतना ही है, ठीक है। एज ए कैटलिस्ट ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पर आपके तीनों स्टेप दिए नहीं गए मैकेनिज्म के। अगर ऐसा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं कल जो है आपको उसका एक पेपर पे बना करके पूरा उसको जो है फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके डाल दूंगा, तो आपको मैकेनिज्म भी इसका मिल जाएगा, किसी भी एक का कर दूंगा। नाइट्रेशन, तो देखिए यहाँ पर जब हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन की Cl2 के साथ में रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ गई थी, ऑर्थो और पैरा पे। तो यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो पैरा प्रोडक्ट और एक ऑर्थो प्रोडक्ट। ये हो गया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा प्रोडक्ट जो है वो मोर सिमेट्रिकल है और दोनों Cl मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन नहीं है, इस वजह से ये मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखें तो एक तो सिमेट्री नहीं है, दूसरा दोनों क्लोरीन जो है पास पास हैं, जिससे उनमें क्या हुआ, रिपल्शन, और इस वजह से ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। नाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो वही क्लोरोबेंजीन HNO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। और NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बनता है, वो NO2+ अटैक करेगा, तो वही दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा पैरा प्रोडक्ट, एक होगा ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है। और पैरा प्रोडक्ट वापस वैसी की वही बात है, मेजर होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड रिपल्शन। देखिए यहाँ Cl और नाइट्रो दोनों दूर दूर है तो रिपल्शन नहीं है, और सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए दोनों पास पास हैं तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, और सिमेट्रिक भी नहीं है मॉलिक्यूल। थर्ड जो रिएक्शन है वो सल्फोनेशन। यहाँ जो है हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और यहाँ पे कैटलिस्ट भी सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है SO3H, और वो SO3H कहाँ कहाँ जुड़ेगा, वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और SO3H आप जानते हैं क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के अगर अपन देखें तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पर अब फंक्शनल ग्रुप बदल गया, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया है, और जो हेलोजन है वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रीज़न फिर से वही है, दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन फोर्थ वाला ये जो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो मेजर होगा। उसका रीज़न क्या है, सिमेट्री एंड लेस रिपल्शन, और ये वाला जो है क्या है, मोर रिपल्शन एंड नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं अपन फ्रेडल क्राफ्ट के।
शटलक्राफ्ट में मैंने आपको कहा था कि ये दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में अगर आप देखें तो CH3Cl एल्किल ग्रुप का क्या होता है, एडिशन होता है, और एसाइलेशन में क्या होता है, एसिल ग्रुप। ठीक है, और एसाइल ग्रुप होता है CH3CO, ये एसाइल ग्रुप होता है, इसका एडिशन होता है। यहाँ हम क्या, सब्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली, एडिशन तो क्या, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। वही एनहाइड्रस से LCl3, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, तो यहाँ पर AlCl4 माइनस बन जाएगा, CH3 प्लस, वो CH3 प्लस किसके ऊपर, क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और दो जगह जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, वही पैरा पोजीशन जो है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना, 1-chloro-4-methyl-benzene is a major product because of symmetry and less repulsion, and 1-chloro-2-methyl-benzene is a minor product because of high repulsion and less stable। ठीक है, देन उसके बाद में है एसाइलेशन। एसाइलेशन में भी वही है, देखिए CH3CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और Cl इसके साथ चला जाएगा तो AlCl4 माइनस बन जाएगा ये, और CH3CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे और जुड़ जाएगा, और बेसिकली ये एसिटोफिनोन बन जाएगा, यानी कि कीटोन। देखिए एक तरफ बेंजीन रिंग है, एक तरफ R है, और फिर बीच में क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया, बेसिकली कीटोन, क्योंकि कीटोन यही होता है, R C डबल बॉन्ड O और R, तो वही है ये, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एसिटोफिनोन। अब ये क्या है, 2 नंबर पे क्लोरो पे है, तो 2-chloro एसिटोफिनोन और 4-chloro एसिटोफिनोन। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, रीज़न फिर से वही है। ठीक है, तो ये, हाँ ये देखिए मैंने कहा था मैं मैकेनिज्म दूंगा, लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से कोई सा भी एक उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने हेलोजिनेशन उठा लिया है ना, तो ये देखिए मैकेनिज्म यहाँ दिया हुआ है, देखिए Cl2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर, मैंने कहा ना जो AlCl3 है, FeCl3 ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, ये अटैक किया, यहाँ पर देखिए H और E आ गया। ठीक है, फिर रेजोनेंस के थ्रू वो स्टेबलाइज होगा, ये बॉन्ड इधर आएंगे, प्लस इधर आएगा, फिर ये इधर आएंगे, प्लस इधर आएगा, इस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होंगे, ये चीज़ है। देन थर्ड नंबर जो है वो है रिएक्शन विद मेटल। जैसे हेलो एल्केन भी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, वैसे ही हेलो एरिन भी मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं, और इसमें वही है, पहली है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए वुड्स रिएक्शन में 2 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल थे जिनकी सोडियम के साथ में रिएक्शन थी, और वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता है और एक एरिल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता है ना। रिएक्शन वही सोडियम के साथ में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या बनता है, देखिए ये प्रोडक्ट बनता है ना, एल्काइल एराइल हैलाइड बनता है ना, सॉरी एल्केन जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है, NX निकल जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ CH3 होता तो CH3X, तो X की जगह क्या आ जाएगा CH3, तो ये टोल्यूइन बन जाता। ठीक है, एक सिंपल सी रिएक्शन है वुड्स फिटिंग। और फिटिंग में क्या होता है, जैसे वुड्स के अंदर क्या होता है, 2 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, ऐसी फिटिंग में क्या होता है कि 2 एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ। तो ध्यान रखिएगा, अगर 2 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो क्या होती है, वुड्स रिएक्शन। अगर 2 एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन। और अगर एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो होती है वुड्स फिटिंग। ठीक है, नाम से ही है फिटिंग। वुड्स मतलब 2 एल्किल हैलाइड, सोडियम एज इट इज देखो कांस्टेंट चल रहा है, वुड्स का मतलब है 2 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल, फिटिंग का मतलब है 2 एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल, और वुड्स फिटिंग का मतलब है 1 एल्किल हैलाइड और 1 एरिल हैलाइड। ठीक है, तो ये देखिए वही सोडियम के साथ में रिएक्शन है, 2NX निकल जाएगा और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, डाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, ये इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जांपल है। आज ही आपने देखा होगा आपके ग्रुप के अंदर मैसेज आया हुआ है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, आपको इसके कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं, सोल्ड अनसोल्ड सारे। जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए आप मुझे लिख के भेज दीजिए, या मैं इसके जो है आपको आंसर सबके तो एक साथ भेजने का कोई मतलब नहीं है, वरना आप क्या करेंगे, है ना। अगर मैं सारों के आंसर की एक कॉपी भेज दूँ तो बेटर है कि आप पहले खुद करें, और जहाँ दिक्कत आए वो क्वेश्चन आप मेरे को भेज दें, तो उनके आंसर्स की मैं एक जो है PDF बना करके डाल दूंगा। ठीक है, उसे समझने की कोशिश करें, समझ में नहीं आए तब मेरे से पूछें तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं, और ये पूरे थ्योरेटिकल है, इनको आपको पढ़ना है कि जैसे डाइक्लोरोमीथेन है, कहाँ काम आता है, क्या क्या यूजेस हैं इसके। ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं,
ट्राई आयोडोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, फ्रियॉन जो गैस होती है, और पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि जो डीडीटी होता है ना। ये क्या क्या काम आते हैं? डीडीटी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन में, है ना, कि कैसे ये बना, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ें जो है ये आपको खुद पढ़नी है। ये 4-5 चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको खुद पढ़ना है, और इसमें से भी जो काम की बात है वो आपको नोट्स में लिख करके उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे डाइक्लोरोमीथेन है, अब ये कह रहे हैं इसका वाइडली यूज़ होता है एज ए सॉल्वेंट, पेंट रिमूवल के फॉर्म में, ठीक है, और प्रोपेलेंट है इन एरोसॉल, है ना। तो इसमें से जो आप पढ़ेंगे कुछ काम की बातें जो है वो आप क्या करेंगे, इसमें नोट डाउन कर लेंगे। क्लोरोफॉर्म क्या काम आती है, किस किस जगह यूज़ होती है, और सबसे खतरनाक इसकी चीज़ क्या है कि क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फॉस्जीन गैस बना लेती है। और फॉस्जीन गैस क्या है, एक जो है अपन कह सकते हैं पॉइजनस गैस है, ठीक है। अगर आपने फॉस्जीन गैस किसी को सूंघा दी तो वो इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। ट्राइक्लोरो आयोडोमीथेन ये तो टिंचर ऑफ आयोडीन में काम आता है, बेसिकली एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है ना। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो तो नॉर्मली जो है वो सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। फ्रियोन आप जानते हैं कि ये स्वाट रिएक्शन से बनाई जाती है ना, क्योंकि फ्लोराइड कंपाउंड बनाने के लिए सिर्फ एक ही रिएक्शन थी, स्वाट रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद में फ्रियोन जो है वो रेफ्रिजरेटर वगैरह में भरे जाने वाली गैस है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए सबसे मेन रेस्पॉन्सिबल गैस है। देन डीडीटी जो आप जानते हैं कि एक पेस्टिसाइड है, ठीक है। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको खुद जो है पढ़ने हैं और लिखने हैं, ठीक है। मेरी तरफ से ये आज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।